का मकसद क्या है? थोड़ा बहुत आप थियोरिटिकल क्लासेस चलते हैं आपके, वो भी चलेंगे साथ साथ में, इट विल कंटिन्यू अप टू संडे। बट एट द सेम टाइम आप साथ साथ में 2-3 लैब्स में जाओगे। लैब में जाके आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक दिन की नहीं है। जैसे मैं खुद की बताऊं, मैंने जब इन चीज़ों की ट्रेनिंग की तो 21 डेज़, लेकिन 21 डेज़ के बाद आई वॉज नॉट, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये इक्विपमेंट है, इसका यूज़ क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, ये हम किसके, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेल रेड। अब आपको जस्ट ये पता चला ये इक्विपमेंट है, ये लोग इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही इक्विपमेंट आपको दूसरे लैब में मिलेगा, RCRQ में, यही इक्विपमेंट आपको मिलेगा सॉइल साइंस के डिवीजन में, यही इक्विपमेंट आपको और अदर लैब्स में भी मिलेगा। अगर आई वुड लाइक टू, अगर टाइम मिला तो NIT भी जा सकते हैं, दूसरी जगह, हर जगह यू विल एक्सप्लोर द यूज़ ऑफ द इक्विपमेंट क्यों इस्तेमाल करना है, एंड यू विल रिलेट इट्स यूज़ टू द थीम ऑफ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम, और असल में अगर आपने वो पेज हमारा अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें आउटपुट एंड आउटकम लिखा हुआ है और ऑब्जेक्टिव्स है, मैं दे दूँगा अगर नहीं मिला, लेकिन दैट वाज इन दैट सर्कुलर जो एडवर्टाइजमेंट किया था, जिस लिंक पे आपने क्लिक किया, उसके बाद उसके साथ एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स थे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी वो पूरा डिटेलर था। उसमें हमने असल में इस ट्रेनिंग का मकसद लिखा था, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट्स एक्सपेक्टेड आउटकम एंड आउटपुट। हमारा मकसद क्या है इसमें? हमारा मकसद इसमें ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये आप लर्न कर रहे हो, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली इक्विपमेंट भी देख रहे हो, लेकिन हमें एंड में आप में से एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। और ये एंटरप्रेन्योरशिप ये वाली 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट नहीं होगी, इट विल बिगिन विद करोर्स। आपके लेक्चर्स बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको ये बताएंगे उसके लिए DPR कैसे तैयार करेंगे, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फंडिंग क्या क्या होगी। जैसे मैं, एक एक्सपर्ट हमारा हिमाचल से आ रहा है, वो बड़ा बिजनेसमैन एक है, वो आपको बताएगा। फिर वो आप उससे ये भी पूछते हो, बिजनेस में तो प्रॉब्लम्स भी आती है, क्या क्या फेस करते हैं, हाउ टू ओवरकम दैट। एक पॉइंट मैंने JK बैंक को भी बुलाया है, JK बैंक वाले आएंगे, वो JK बैंक की ऑल द स्कीम्स जो आपके साथ हो सकती है, उसके बगैर इट इज़ ऑलरेडी MSME है ना, इनकी अपनी भी फंडिंग होती है। यही सर्टिफिकेट लेके आप MSME के पास जा सकते हो, अपना स्मॉल स्केल पे भी स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं हम 10 करोड़ वाली लैब से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद स्मॉल टेस्ट लैब, ठीक है। उसी के साथ वी विल एक्सप्लोर अदर फाइनेंस कहाँ से मिलेगा। गवर्नमेंट के पास इतनी बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ वो आपको पैसा दे रही है सब्सिडाइज रेट्स पे। उसके बाद यू विल कम अप विद योर, आपको एक ऑप्शन ये भी है कि आज के दौर में यू विल कम अप विद योर आइडिया। हमारा एक और एक्सपर्ट आने वाला है बायरैक से, अगर उसका आना पॉसिबल नहीं हो तो ऑनलाइन उसे लेक्चर लूँगा, उसको बोलोगे बता बायरैक हमें कहाँ हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसी तरह नाबार्ड हमें कहाँ हेल्प करेगा। आपके लिए इस बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, या देयर आर अदर स्कीम्स। फिर फाइनेंशियल एक्सप्लोरेशन, अभी चलते चलते कोई स्टूडेंट ये मुझे बता रहे थे, इतनी बड़ी लैब आप चाहते हो हम एस्टेब्लिश करने, जी ख्वाब देखना शुरू करो। एंड आई बिलीव अगर आप ऐसा सोचोगे और प्लानिंग के लिए, इट विल टेक योर टाइम, आपको इसके लिए एक्सर्शन काफ़ी होगा, लेकिन आप टारगेट रखो, मुझे हासिल करना है। देयर इज सिंपल बिलीव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक तमाम फेलियर्स के बाद लर्न किया है, ठीक है ना। मैं सक्सेस की बात नहीं करूँगा, मेरी कोई है ही नहीं तो, लेकिन फेलियर्स के बाद ये बताऊँगा कि अगर कभी कोई माइनर सक्सेस मिली है, वो मैंने बस दैट वाज ओनली द विल पावर, कि हाँ है, हो सकता है किसी और ने किया है। सिंपल बताऊंगा, MBBS के लिए लड़ते हैं बच्चे, है ना, क्यों किसी ने किया है ना, ऑलरेडी सामने है। कई लोग हमें कहते हैं नहीं ये फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, लेकिन वहाँ इंसान ने किया ना, इक्विपमेंट वही है ना, मशीन वही है ना, अब हमें दिमाग लड़ाना है। और बिलीव मी यू स्पेशली द कश्मीरी पीपल, यू हैव गॉट बेटर IQ, कंपेरेटिवली बेटर IQ, लेकिन अब इसको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। सो इसके लिए आप यहाँ देख लो और इस लिहाज से इन मशीनों को लर्न कर लो। यहाँ आपको ये पूरा सिखाएंगे, बताएंगे, लर्न करो और सीखो किस तरह। आप इसमें से अपना बिजनेस दिमाग में रखो, मुझे अपना बिजनेस इसी में से निकालना है। मेरी ये लैब एक दिन अपनी होगी एंड आई विल बी द मैनेजर ऑफ दिस लैब, आई विल बी द मैनेजर डायरेक्टर ऑफ दिस लैब।
I'll be having the better office than the office available to our honorable vice chancellor. जिस दिन वो होगा हमसे ज़्यादा वही खुश होंगे. And that is what for this training actually is. वो चीज़ दिमाग में रख के यहाँ बैठो, लर्न कर लो, जल्दबाजी नहीं करना. इनको लेट हो जाएगा, इनकी गाड़ी छूटेगी, लेकिन आप बोलना हमें सिखाओ और इनके साथ डिस्कस करो किस लिए यूज़ करते हैं. ही इज़ अ मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री है, फूड साइंस. हाँ, लेकिन मैं इन्होंने जब ज्वाइन किया तब से मैं इनको जानता हूँ. हम इनको इन्वॉल्व कर रहे थे पेपर पब्लिकेशन वगैरह उन चीज़ों में भी. ही इज़ वेल वर्सड विद दिस सब्जेक्ट, उसको अच्छी खासी नॉलेज है. ये आप इनको इनसे एक्सप्लोर कर लो, ये सब चीज़ें ये ऑलमोस्ट देख रहा है. लेकिन आप इसको खाली साइंस के हिसाब से नहीं देखोगे, इससे मैं कल को ये एस्टिमेशन करूँगा, मुझे उस पब्लिकेशन में आएगा. आप इसको एक्सप्लोर करोगे, ये बिज़नेस में कहाँ मुझे फिट होगा. कल को हम चाहेंगे अभी हम अपना एप्पल यहाँ का प्रोड्यूस वी वुड लाइक टू एक्सपोर्ट इट, तो उनके लिए उसमें एक्सपोर्ट के दौरान क्या क्या चीज़ें चाहिए. तो कल को हम NABL एक्रेडिटेड लैब, अभी आपने किसी लेक्चर में सुना, हम अपनी लगा सकते हैं. यू जस्ट वन क्लिक अभी आप सर्च कर लो इंडिया में कितनी प्राइवेट लैब्स हैं जो NABL एक्रेडिटेड है और एपीडा रजिस्टर्ड है, और नेचुरली उनके पास ही मटेरियल ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू, और दैट फेचेस अ गुड अमाउंट. और साथ में यू हैव अदर एक्सप्लोरेशन. मैं चाहता हूँ कम से कम 2-3 आ जाएं सामने जो कल हमें मेरे पीछे पड़े. ट्रेनिंग तो कराई, लेकिन अब हमें फुल सपोर्ट चाहिए कि हम ये बिज़नेस करें. एंड आई एश्योर यू, मैं आपको द बेस्ट ऑफ द सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा. वही नहीं, जब तक ना आप उस लैब को एस्टेब्लिश करोगे तब तक मेरा साथ आपको रहेगा. ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय इट हियर. जहाँ तक इसका रोल है वो बेसिकली हमने फूड इंडस्ट्री के लिए या फूड साइंस रिसर्च, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च होता है, उसके पर्पज़ के लिए ये एस्टैब्लिश किया. बट इसकी एप्लीकेशन इज ओनली नॉट कन्फाइंड टू फूड इंडस्ट्री और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अदर साइंस इट इज़ एप्लीकेबल टू अदर साइंस एज वेल. तो इसमें क्या है कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे या फूड साइंस की इन जनरल बात करेंगे, उसमें हम कई सारे डेवलप करते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोसेस प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी एनालिसिस, उनकी या जो मार्केट में अवेलेबल है वो. एक फॉर एग्जांपल एक इशू है, अभी बर्निंग इशू हमारी मार्केट्स में, हमारी फूड्स के रिलेटेड जो है अडल्ट्रेशन. ठीक है. तो अडल्ट्रेशन को हम कैसे लिमिट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. एक क्वालिटी इशू है उसमें, तो उसकी इवैल्यूएशन करना. ठीक है. उसकी एनालिसिस करना थ्रू दीज हाईटेक इक्विपमेंट्स. पहले मतलब जो इससे पहले जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो कम अवेलेबल थी और उतनी स्टैंडर्ड की नहीं थी कि हमें इजी डिटेक्शन हो जाती या क्विक डिटेक्शन हो जाती. अभी आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड अब ये होती है कि मूवेबल लेबॉर्ट्रीज होती है, फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज. तो उनमें कई सारे ऐसे हाईटेक इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो ऑन स्पॉट उनकी एनालिसिस, क्वालिटी वैल्यूएशन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अडल्ट्रेशन कितनी है, क्या है, नहीं है कि है. तो ये है फूड साइंस के रिलेटेड. इसकी एप्लीकेशंस और भी साइंस में है, ओवरऑल एग्रीकल्चर में भी इन सारे इक्विपमेंट्स की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं. तो जहाँ तक अभी इस इक्विपमेंट का ताल्लुक है, ये है DSC, फुल फॉर्म ऑफ DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री. डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री क्या करता है? ये करता है थर्मल एनालिसिस ऑफ एनी सैंपल. ठीक है. चाहे वो फूड सैंपल हो या फूड सैंपल के बाहर हो कोई भी सैंपल. सिंस यू हैव कम फ्रॉम प्लांट पैथोलॉजी, दिस इज प्लांट पैथोलॉजी स्पॉन्सर्ड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो हम इसकी बात करेंगे अभी प्लांट पैथोलॉजी के रिलेटेड. हाँ, प्लांट पैथोलॉजी में फॉर एग्जांपल इट इज़ डिजीज़. हाँ, प्लांट पैथोलॉजी, डिजीज़ ऑफ प्लांट्स, उनकी स्टडी वगैरह. तो अगर उसमें हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, वो हम आज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे. और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा थोड़ा कि इक्विपमेंट ऑपरेट कैसे होता है, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे इसमें रिजल्ट्स हम डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. तो जहाँ तक DSC की बात है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, ये 1962 में ये इक्विपमेंट पर्किन एल्मर के कंपनी में 2 साइंटिस्ट थे
S.E. वैटसन एंड M.J. ओ'नील, 2 साइंटिस्ट थे पर्किन एल्बर्ट के साथ। 1962 में उन्होंने ये इसका प्रोटोटाइप बनाया, इसका एक मॉडल बनाया, ठीक है। फिर 1963 में अगले साल में पिट्सबर्ग USA में कॉन्फ्रेंस हो गई, 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहाँ पे फॉर्मली ऑफिशियली इस इक्विपमेंट को लॉन्च शोकेस किया गया और फिर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो 1963 में पहला इक्विपमेंट बन गया। ऑब्वियसली पहले इस मॉडल में नहीं था या इस कंडीशन में नहीं था या इस एडवांसमेंट का नहीं था, तो धीरे धीरे करके तब से लेके आज तक इसमें एडवांसमेंट आ गई। आज ये फ्लैज आपके सामने इस पोजीशन में, इस शेप में, ठीक है। तो पर्किन एल्मर जो है, पर्किन एल्मर इज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये इक्विपमेंट बनाया और लॉन्च किया है। तो करता क्या है ये थर्मल एनालिसिस, ठीक है। थर्मल एनालिसिस मतलब क्या है उसका? फॉर एग्जांपल अगर हम पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के का इसके साथ रिलेशन देखेंगे, हमारा पैथोलॉजी में फर्स्ट थिंग होता है डिजीज़ का, ठीक है। डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, डिजीज़ को, ठीक है, या प्रोफाइलिंग करना डिजीज़ की। तो उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं एक एक करके आपको एप्लीकेशन इसकी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी प्लांट इशू है, शूट हो, रूट हो, लीफ हो या फ्रूट हो, प्लांट के डिफरेंट ऐसे होते हैं जिनमें डिजीज़ लग सकती है, ठीक है। तो अब हम उसकी डिटेक्शन कैसे करते हैं इस इक्विपमेंट के थ्रू, ठीक है, इस इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रेश लीफ पड़ा हुआ है, डिजीज़ फ्री है, मतलब इनफेक्टेड है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, उसको हम लेके इसमें एनालिसिस करेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ से हमें जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं, इसमें ये बेसिकली करता क्या है, ये थर्मल बिहेवियर ऑफ एनी सैंपल उसको चेक करता है, उसको रीड करता है, इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर तक, फॉर एग्जांपल ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर इस सैंपल का बिहेवियर कैसा रहा, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंजेस आ गई, इसमें स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस, इसमें कौन कौन सी चेंजेस आ गई, वो हमें ग्राफ के थ्रू यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है, हमें उसके थ्रू रिजल्ट मिलता है। अब चूंकि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला डिजीज़ के रिलेटेड डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रेश है, डिजीज़ फ्री है, हम उसको यहाँ पे चला के उसमें सैंपल डाल के एक ग्राफ लेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ग्राफ हमारे पास आ गया, ये है प्योर ग्राफ, यानी प्योर डिजीज़ फ्री सैंपल का ग्राफ। अब हमें फॉर एग्जांपल डाउट है, खदशा है ये कि हमारी इस प्लांट में डिजीज़ आ गई, चाहे लीफ में आ गई, चाहे फ्रूट में आ गई, चाहे किसी और टिश्यू में आ गई, तो हम क्या करेंगे बिफोर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट डिजीज़, क्योंकि कुछ डिजीज़ ऐसे हैं हमारे प्लांट्स में जो हमें विजिबल होने में टाइम लगाते हैं, तब तक डैमेज हो गया होता है। फॉर एग्जांपल हम एक डिजीज़ का खास जिक्र यहाँ पे करेंगे जो है स्कैब, जो कॉमनली हम स्कैब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेंचुरिया इनिक्वालिस एक फंगस है, उससे होता है, ठीक है। तो चूँकि उसके लिए टेम्परेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है उस डिजीज़ को होने में, 2 फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है उसमें डिजीज़ के लगने में, एक है टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी, ठीक है, वाटर। तो वो फैक्टर्स उसको सूटेबल मिलेंगे, वो जो माइक्रोब है, जो फंगस है, वो इस प्लांट में डिजीज़ करेगा, ठीक है। तो चूँकि अब उसमें टाइम लगता है अपियर होने में, पहले टिश्यूज़ के अंदर हो सकती है, फिर वो लीफ के इस आउटर पोर्शन पे आते हैं, तब जाके फार्मर को पता चल जाता है कि इसमें डिजीज़ है। एंड इतनी सीवियरिटी हो सकती है तब फॉर एग्जांपल या रेन्स हो गए या मौसम ख़राब है, तो ऑल ऑफ ए सडन निकल के आ जाती है वो डिजीज़, फार्मर बेचारा क्या लाचार बन जाता है कि उस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करें। तो इससे क्या हो सकता है, हमें इन टेक्निक से टाइमली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ बिफोर देयर अपीयरेंस, बिफोर देयर फिजिकल अपीयरेंस, हम उन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी एक प्रोफाइलिंग करके रखी होगी किसी भी, फॉर एग्जांपल लीफ एप्पल लीफ की, एप्पल लीफ की जो डिजीज़ फ्री है, जो भी फॉर एग्जांपल स्प्रिंग से ही हमने लिया होगा, उसमें कोई डिजीज़ नहीं होगी, जो स्प्रिंग में जैसे नई लीव्स ये होते हैं फर्स्ट, तो
उसकी हमने प्रोफाइलिंग करके रखी होगी। अब चूंकि हमें डाउट हो गया, ऐसा सीज़न आ गया जिसमें स्कैब होने का खतरा है, तो हम पहले ही करेंगे कोशिश कि हम देखेंगे कि इसमें कोई डिजीज़ मत आ गई है। हम उस जहाँ पे हमें डाउट होगा लीफ में, फॉर एग्जांपल अभी स्कैब जो है पहले लीफ में आती है, फिर उसके बाद फ्रूट में आती है, ठीक है। तो हम एक लीफ को लाएंगे जहाँ पे हमें डाउट है कि इसमें हो सकता है, खदशा है कि इसमें कोई डिजीज़ लगी हो सके। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही इससे हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, वेट करते हैं, और फिर इसमें आता है सैंपल होल्डर, मैं आपको भी दिखाऊंगा। हम इसमें चलाएंगे, ठीक है। तो हम जो इसका हमें ग्राफ मिलेगा जिसमें हमें डाउट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा उस वाले ग्राफ से। तो ये बन गया हमारा, वो है ये प्रोफाइलिंग हो गई। तो हमें यहाँ पे पता चलती है कि हाँ जी इसमें कुछ चेंजेस हो गई है ऐसी, जो कि अभी फिजिकल चेंजेस नहीं है। फॉर एग्जांपल लीफ तो बिल्कुल वैसे ही थी, उसी पोजिशन जैसे हमें इनफेक्टेड लीफ लगा था, जैसे हमें डिजीज फ्री लीफ लगा था। ऐसे तो स्ट्रक्चरल चेंज, ऐसे तो फिजिकल चेंज कोई नहीं है, बट इंटरनली कुछ ऐसी चेंज आ गई है जिसकी वजह से इसका ग्राफ भी डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो उससे हम थोड़ा सा डिटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये गेस लगा सकते हैं कि नहीं इसमें कोई ना कोई पैथोजन ऐसा आ गया है, चाहे स्कैब हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई वायरस हो, डिफरेंट डिजीज, डिफरेंट माइक्रोब्स का कॉज करते हैं कोई। तो हम ऐसा एक गैस लगा सकते हैं कि नहीं इसमें जो कोई माइक्रोब ऐसा आ गया होगा जिसकी वजह से इसमें ऐसी चेंजेस आ गई है। एंड दिस इज फॉर एग्जांपल ये एक क्या हो, एक वार्निंग है फार्मर के लिए कि हाँ जी यू हैव टू बी कॉशियस, ठीक है, पहली बात। तो ये हो गया डिजीज़ के रिलेटेड, डिटेक्शन ऑफ डिजीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अब इन्फेक्शन तो हो गया, डिजीज़ तो हो गई, मैं सिर्फ पैथोलॉजी के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिजीज़ तो हो गई, इन्फेक्शन तो हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसकी सीवियरिटी कितनी है, अब इसकी इससे ये इक्विपमेंट यूज़ करके, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसकी सीवियरिटी हो जाता है टेम्परेचर में, कोई हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चूँकि अब हमें पता चल गई डिजीज़ लीफ है, डिजीज़ फ्रूट है, इसमें ऐसे पीक्स आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ भी हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अब कोई और हमने सैंपल लाया, उसका थर्मल ग्राफ हमने लिया यहाँ पे, थर्मल एनालिसिस करके उन पीक्स की डेप्थ जो है वो हमें एक इंडेक्स दे सकती है, एक आइडिया दे सकता है कि इसकी सीवियरिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और चेंजेस है। फॉर एग्जांपल इस डिजीज़ जो कॉज करते हैं माइक्रोब्स, इसमें अंदर कुछ और भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है, फिजिकल चेंजेस आ जाती है, या केमिकल चेंजेस भी आ सकती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि प्लांट्स में बहुत सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं या साइकिल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस है, या क्रेब्स साइकिल है, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, वो है केमिकल, वो केमिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चेंजेस आई होंगी इस डिजीज से, वो भी हमें यहाँ से पता चल सकता है कि इंटरनली स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण कोई चेंज आ गई है, कोई फिजियोलॉजिकल चेंज बता गई है जो हट के है किससे, डिजीज़ फ्री लीफ से, डिजीज़ फ्री टिश्यू से, तो वो भी हमें यहाँ पे पता लग सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट रोल है इसका जो है फॉर एग्जांपल क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन मैं फार्मिंग रिलेटेड भी बात कर रहा हूँ खासकर इसमें। फॉर एग्जांपल हमारा एक इशू रहता है पोस्ट हार्वेस्ट इशू, कि हम फ्रूट को अपनी कैसे प्रिजर्व करेंगे इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज का कंसेप्ट आ जाता है कि हम फ्रूट को रखते हैं लो टेम्परेचर। तो अगेन टेम्परेचर की बात आ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसमें दो कंसेप्ट है, एक है सी स्टोरेज, दूसरा है सिंपल कोल्ड स्टोरेज। सी स्टोरेज में गैसेस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, कार्बन गैस, नाइट्रोजन वगैरह उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। बट अगर हम उतना नहीं, वो थोड़ा सा क्या होता है कि कॉस्टली होता है, अगर हम उससे कम ही करेंगे कोई प्रोसेस तो कोल्ड स्टोरेज का कंसेप्ट आता है। तो जब हम बात ही करेंगे कोल्ड स्टोरेज की तो उसमें टेम्परेचर का एक इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस इक्विपमेंट के थ्रू के हम कोल्ड प्रिजर्वेशन का प्रोटोकॉल बना सकते हैं, कोल्ड प्रिजर्वेशन का एक स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं,
वो लाइक ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रूट है, फ्रेश एप्पल है, फ्रेश फ्रूट। अब हम चाहते हैं कि इस फ्रूट को हम प्रिजर्व करके 6 महीने तक इसी हालत में, इसी कंडीशन में रखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो चूँकि हमारे पास एक प्रोफाइल बना होता है फ्रेश फ्रूट का, ठीक है, थर्मल प्रोफाइल, तो अब हम क्या करेंगे कि इस फ्रूट को, फ्रेश फ्रूट को हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एनालिसिस करेंगे कि अगर हम फॉर एग्जांपल -2 तक ले जाएंगे, या छोड़ो -2, हम माइनस में नहीं जाएंगे, मैं कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। अभी जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, जो हमारा हार्वेस्ट सीजन जो होता है, लाइक अगस्त ही से हमारा हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो जाता है, ठीक है, अगस्त टू अक्टूबर, तो टेम्परेचर ये रहता है 25, इवन 30 हो गया, टू अप टू 15-20 डिग्री, ठीक है, इवन उससे कम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस फ्रूट सैंपल को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। सपोज हम चलाएंगे अभी 10 to 20 का, या तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चेंजेस आ जाएंगी, तो हमें पता चलेगा कि इसमें कोई मत फिजियोलॉजिकल चेंज आ गई, इसमें इसके टेक्सचर में मत कोई चेंज आ गई, क्योंकि टेक्सचरल जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं टेक्सचरल को, जो टेक्सचर को मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल सेल वॉल का एक रोल है, ठीक है, पेक्टिन का रोल है टेक्सचर को मेंटेन करने में, या ऐसे ही फॉर एग्जांपल कैल्शियम का रोल है, ठीक है, टेक्सचर को मेंटेन करने। तो हम देखेंगे उस टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर रेंज में इन चीज़ों में, इन इंग्रेडिएंट्स से, इन कंपाउंड्स में क्या क्या चीज़ आ गई, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि नहीं जी, इसमें तो ये खराब हो जाता है, इसमें पेक्टिन भी खराब हो गया, इसमें सेलुलोज भी खराब हो गया, इसमें ये भी सेल वॉल भी खराब हो गया इस टेम्परेचर पे। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको डिप करेंगे, तो हम अप टू 10 डिग्री फॉर एग्जाम्पल 0 to 10 डिग्री एनालिसिस करेंगे फ्रेश फ्रूट की मैं बोल रहा हूँ। तो चूँकि वो फ्रूट तब उस टेम्परेचर से गुजरेगा, ठीक है, वो बिल्कुल हम क्या बोलते हैं उसको कि साइमुलेटेड कंडीशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि हम साइमुलेशन करते हैं कि जो एक्चुअल टेम्परेचर कल होगा, जहाँ पे हमें स्टोर करना है फूड, हम अभी वो कंडीशंस बना रहे हैं एट पर्टिकुलरली टेम्परेचर रिलेटेड कंडीशंस, ठीक है। तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे इस टेम्परेचर, तो क्या होगा कि हमें फिर से पता चल जाएगा ग्राफ चूँकि डिफरेंटली आएगा, अब डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंटली आएगा ग्राफ, हमें पता चलेगा। ऐसे ही करके हम ट्रायल बेसिस पे रिपीट करते जाएंगे इसको, कि हमारा फ्रूट जो है उसमें जो कंपाउंड्स है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारा रोल, जिनका हम रोल बनता है हमारी फ्रूट को टेक्सचर वाइज उसी कंडीशन में रखने का, ठीक है। तो हम जब उस टेम्परेचर पे पहुँचेंगे ट्रायल बेसिस पे, हिट एंड ट्रायल कर करके, ठीक है, तो हम ऐसा एक स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं प्रोटोकॉल कि जहाँ पे हमें पता चलेगा कि नहीं जी, इस फ्रूट को किस टेम्परेचर पे रखना सूटेबल रहेगा, कि ताकि इसकी जो कंडीशन है, जो इसका टेक्सचर है, जो उसकी शेल्फ लाइफ है, वो बढ़ेगी और उसी कंडीशन में रहेगा फ्रेश। कोशिश करेंगे हम ये फ्रेश कंडीशन में ही करेंगे। तो कोल्ड स्टोरेज का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उस प्रोटोकॉल को डेवलप करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक एप्लीकेशन हो सकती है इसकी, जैसे हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है, लास्ट ईयर तो ज़्यादा ही हो गया, ड्यूरिंग जो हमारा ये सीज़न होता है फ्रॉम बेयरिंग टू हार्वेस्ट, हमने ड्रॉट कंडीशन, ठीक है, ड्रॉट कंडीशंस के साथ साथ हमने टेम्परेचर का राइज देखा, पिछले साल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, इवन 35-37 भी टच कर गया, ठीक है, इवन 40 भी टच कर गया। तो अगेन टेम्परेचर का रोल बनता है, एंड उससे क्या होता है, जब ड्रॉट लाइक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, या फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का बढ़ जाता है, तो हमारे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की फिजिबल सूटेबल होगी, उससे प्लांट एज अ होल इस सिट्रस में आ सकता है, या प्लांट एज इसके कुछ पार्ट्स भी इस सिट्रस में आ सकते हैं। अब इस सिट्रस अब फिजिकली भी हमें डिटेक्ट हो सकता है, चाहे फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव ऑफ लीव्स होती है, ठीक है, कलर चेंजेस हो जाते हैं, या कुछ और चीज़ें भी आ जाती है, सूखने लगता है पेड़ हमारा, ठीक है, या कुछ इंटरनल चेंजेस भी आ सकते हैं, जो फिजिकली हो सकती है, जो इंटरनली हमारे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं।
स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकती है उसमें, फिजियोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओवरऑल जो होता है कि हमारे प्लांट पे ही असर पड़ता है, एंड उसका चाहे अब प्लांट पे ही असर पड़े या उसका फ्रूट पे भी असर पड़े। वर्ल्ड को सीजन में हमारा फॉर एग्जाम्पल फ्रूट ही होता है, बट ओवरऑल हमें प्लांट की कंडीशन भी देखनी है। तो उस चीज़ को देखने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि हाँ जी, फॉर एग्जांपल अगर इस टेम्परेचर पे तक पहुंच गया ये, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, हम पहले ही उसको साइमुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें लीव है, कोई शूट है या फ्रूट है, अगर फॉर एग्जांपल कल कोई पेड़ पे है बट ऐसी कंडीशन होगी कि जहाँ पे टेम्परेचर राइज करेगा 40 डिग्री या 38, 35 वटेवर, ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेस हो सकती है इसमें, तो उसको बचाने के लिए हम मेथड्स डेवलप कर सकते हैं कि उसको कैसे बचाएंगे ताकि हमारे प्लांट या हमारे फ्रूट को डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही कि कुछ ऐसी फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन है जो हमें डायरेक्टली प्लांट पैथोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके इसको आपको दिखाऊंगा कैसे डेवलप किए जाते हैं जो AI के थ्रू यूज़ करके क्या होता है कि अब्रप्ट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं। तो इसका अभी यूज़ हो रहा है उसमें फॉर एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये इमेजेस क्रिएट करते हैं, ग्राफ्स क्रिएट करते हैं, DS ट्रांसनेट एक कॉन्सेप्ट है। हम ऐसे AI जनरेटेड कुछ टूल्स हैं ऐसे या एल्गोरिथम्स ऐसे हैं कि हम उस पिक्चर को सीधे डायरेक्टली उसमें यूज़ करके डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन इनफैक्ट ये भी कर सकते हैं उसमें कि ये वायरस कॉजिंग है, बैक्टीरिया कॉजिंग है या फंगल कॉजिंग है, तो उसमें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। बेसिकली इस इक्विपमेंट के कुछ पार्ट्स हैं, मेनली 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है DSC, ये मेन इक्विपमेंट है, इसके अंदर एक फर्नेस लगा होता है जहाँ पे हमारा सारा एक प्रोसेस हो जाता है, एनालिसिस हो जाती है। फर्नेस जब बोलेंगे तो जहाँ पे हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, यानी किसी चीज़ को किसी टेम्परेचर से नीचे से ऊपर ले जाते हैं, नीचे से ऊपर से नीचे, ठीक है। तो जहाँ पे हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जहाँ पे कोई चीज़ बर्न होगी, तो यहाँ पे फर्नेस लगा होता है अंदर, ये सैंपल कवर है इसका। उसके बाद एक कूलर है इसमें और एक नाइट्रोजन सप्लाई होती है इसमें, ठीक है, जो हम थ्रू जनरेटर भी दे सकते हैं या सिलेंडर हो सकता है। थ्रू दिस लाइन हम नाइट्रोजन सप्लाई देते हैं इसमें। एक PC है, PC में सॉफ्टवेयर है। So what is the role of this nitrogen, sir? सॉरी, What is the role of that nitrogen? नाइट्रोजन का इसमें बेसिकली 2-3 रोल्स हैं। एक तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक एटमॉस्फेयर बनाता है अंदर फर्नेस में जहाँ पे सैंपल हम रखते हैं, एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाता है वहाँ पे, ताकि बाहर की जो इंटरफेरेंस है, जो बाहर के गैसेस जो एनवायरनमेंट में हमें एटमॉस्फेयर में है, उनकी इंटरफेरेंस कम हो, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। कोई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल फूड में ज़्यादातर लिपिड्स या फैट्स होते हैं, उनमें अगर ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट हो गया ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, तो उसको एक इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है नाइट्रोजन, ताकि बाहर की इंटरफेरेंस या बाहर की गैसेस की इंटरफेरेंस कम हो जाए। दूसरा इसमें होता है क्योंकि इसमें कूलिंग भी चाहिए हमें, क्योंकि हम टेम्परेचर कोई भी रेंज यूज़ कर सकते हैं, माइनस से लेके प्लस तक, -10, 30 से लेके +200, 300, 500, 400 जो भी। तो एक माइनस का टेम्परेचर भी यूज़ हो सकता है इसमें। तो कूलर का क्या रोल है कि इसमें अगर ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ हीट होगी तो फर्नेस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो उसको कूल रखने के लिए एक तो कूलर का भी यूज़ होता है, दूसरा नाइट्रोजन का भी यूज़ होता है। नाइट्रोजन इसमें हेल्प करता है, एनहांस करता है उस चीज़ को, क्योंकि नाइट्रोजन अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन की बात करेंगे वो यूज़ ही होता है कूलर, जैसे रेफ्रिजरेटर्स में वगैरह में होता है। तो तीसरा ये है कि जो फर्नेस अंदर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसको एक एटमॉस्फेयर भी देता है ताकि वो ठीक रहे, उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह ना आ जाए, उसमें कोई नुकसान ना आ जाए। तो नाइट्रोजन का ये रोल करता है इसमें। नाइट्रोजन है मेन इक्विपमेंट है, कूलर है। इसमें बेसिकली अंदर 2 स्लॉट्स होते हैं, एक में हम सैंपल रखते हैं, एक में एक रेफरेंस पे पैन हम रखते हैं, ठीक है। वो खाली पैन होती है,
इसके लिए एल्युमिनियम की बनी होती है। अगर हम देखेंगे एल्युमिनियम का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई है, इट इज़ 660 डिग्री सेल्सियस। तो उतना हमें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हम यूजुअली जो प्रोसेस करते हैं इसमें, जो हम टेम्परेचर रेंज इसमें यूज़ करते हैं वो आपका 200, 300 या मैक्सिमम एट द मैक्स 350, ठीक है। तो उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो एज ए रेफरेंस हम एल्युमिनियम, एक एम्प्टी एल्युमिनियम पैन का यूज़ करते हैं इसमें। अब सर कैसे पता चले कि कितना हमें टेम्परेचर रेंज रखना है? इज देयर एनी एसओ? वो बेसिकली हाँ, वही मैं बोल रहा था कि एक तो हमारा लिटरेचर होता है कि लिटरेचर में हमें नून है कि इस कंपाउंड की किस टेम्परेचर पे गुंजाइश है कि ये ख़राब हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, या इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फूड्स के रिलेटेड या प्लांट्स के भी रिलेटेड एक बात, प्रोटीन डिनेचुरेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन इज ससेप्टेबल टू होते हैं टू हीट, ठीक है। यानी एक खास टेम्परेचर पे प्रोटीन डिनेचुरेट होते हैं और ये ख़राब हो जाएगी या अपनी शेप में नहीं रहते। जो इनका फॉर एग्जाम्पल मोटो होता है, जो इसका यूज होता है वो ये नहीं करती। या स्ट्रक्चरल इसमें जो प्रोटीन इसका रोल होता है स्ट्रक्चर में, टिश्यू स्ट्रक्चर या फूड स्ट्रक्चर या फूड टेक्सचर से रिलेटेड, उसमें डिनेचर जब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो उस कंडीशन में नहीं रहते। तो ऐसे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या इसमें एनालाइज करना है। हमें प्रोटीन डिनेचुरेशन देखनी है, हमें क्रिस्टलाइजेशन देखनी है, फेज चेंज देखनी है, हमें मेल्टिंग देखनी है, हमें क्या फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग देखनी है, हमें कोल्ड स्टोरेज के लिए कोई कंडीशन देखनी है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि पेक्टिन इंटैक्ट रहे, सेलुलोज इंटैक्ट रहे, सेल वॉल ठीक रहे। तो हमें ऑलरेडी लिटरेचर में एक आइडिया रफली होता है कि हाँ जी इस टेम्परेचर पे इसका खदशा होता है, इसका अंदेशा होता है कि ये ख़राब हो जाएगा। तो हम उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं इसमें कि किस टेम्परेचर रेंज में हम इस प्रोसेस को चलाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लीफ का सैंपल ही यूज़ करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसमें कट करेंगे। इसमें हम सैंपल वेट जो लेंगे वो हम जनरली लेते हैं 2 mg to 10 mg, ठीक है। इतना भी नहीं होना चाहिए कि ताकि ये पैन फिल हो जाए और हाई टेम्परेचर पे फिर ये बर्स्ट भी हो सकती है, तो हमारी एनालिसिस बेकार जाएगी। तो ये इंटैक्ट रहनी चाहिए, उतना भी हमें फिल नहीं करना है इस चीज़ को। तो जनरली हम क्या करते हैं 2 to 10 mg का हम सैंपल लेते हैं वेट के हिसाब से, और हम इसमें पुट करते हैं। हम बैलेंस का भी यूज़ करते हैं इसमें। पहले एम्प्टी पैन का लेते हैं वेट, फिर हम सैंपल कि इसका लीड है इस पैन का। फिर हम क्या करते हैं इसको, हम क्रिम्प करते हैं इसको। ये तो खुला है अभी, ठीक है, तो इसको हम बंद करेंगे। बोलते हैं हम क्रिम्पर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लीफ का कुछ पार्ट डैमेज हुआ हो डिजीज की वजह से और बाकी अनइम्पैक्ट हो सकता है। तो, लेकिन हमने एक पार्ट ऑफ लीफ लिया तो मे बी अदर पार्ट ऑफ वही करेंगे ना, जिसमें फॉर एग्जांपल चलो आपकी ही बात मानेंगे कि लीफ का एक पार्ट डैमेज हो गया होगा डिजीज़ की वजह से, किसी भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से, तो हम वही पार्ट लेंगे। हम अगर हम उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं, हम देखेंगे उसमें क्या चेंजेस आ गए, चाहे फिजिकल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो या इवन इफ अगर चेंजेस अभी एविडेंट नहीं है तो। अच्छा, अगर नहीं एविडेंट फिजिकली ऐसे एविडेंट नहीं हो, हाँ ऐसा भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको एक चीज़ के सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है, सिवियरिटी ऑफ पैथोजन है, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन ये है कि कितना डैमेज किया है, क्या ये खाली लीफ में ही अभी,
क्या ये लीफ के इंटरनल टिश्यू में ही अभी के ऊपर भी आ गया है, क्या ये इतना हो गया है सीवियर कि फ्रूट में भी अब घुस गया है, तो डिपेंड्स ऑन की सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन क्या है। दैट मीन्स अगर इम्पैक्ट है तो होल ऑफ द लीफ में इम्पैक्ट होगा, ना कि पार्ट ऑफ लीफ। पार्ट ऑफ लीफ में भी घुस सकता है, In that case, so multiple. डिपेंड्स ऑन स्पोर्स। देखो फिर हमें मल्टीपल सैंपल्स मैंने स्कैब की बात की, वेंचुरिन इन्फ्लुएंजा, तो उसमें क्या है कि स्पोर्स कितने बन गए हैं, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। फॉर एग्जांपल इसको पता होगा, मैं आपको नहीं जानता हूँ। So basically पूछ रहे हैं कि हमें एक ही सैंपल लेना नहीं, हम रेप्लिकेट्स में लेंगे हाँ, हम अलग अलग कर सकते तभी जाके हैं जहाँ तक हमें मिले, कुछ नहीं कुछ कोई ना कोई चीज़ हम यहाँ, रिसर्च उसी का नाम है कि हम हिट एंड ट्राई ये वही करें, जहाँ जब तक कि हमें कुछ ना मिले यहाँ पे। हम फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसा प्रोफाइल मिला जो हमें मैच होता है किसके साथ, डिजीज फ्री सैंपल के साथ, दैट मीन्स हमारा सैंपल ठीक है अभी, तो हम ऐसा सैंपल पार्ट लाएंगे जिसमें कोई ना कोई डिजीज हो गई होगी, कोई ना कोई चीज़ हो गई होगी, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पे होगी। इसको क्रिम्प किया, क्रिम्पिंग से क्या होता है, ये सील होता है पूरा, ठीक है। ये सैंपल कवर ओपन हो गया। हाँ, अब आगे आ सकते हैं, इसमें 2 स्लॉट्स लगे हैं। ये रेफरेंस एज रेफरेंस यूज होता है, इसमें हम सैंपल रखते हैं। ये इसको बोलते हैं वैक्यूम बैंड, इसमें वैक्यूम जनरेट होता है, उसकी वजह से हम इसको उठाते हैं। यहाँ पे सैंपल पुट किया, इसमें ऊपर अपना कवर होता है, फर्नेस कवर, ऐसे करके सैंपल कवर को बंद किया। सैंपल हमने रख दिया, सैंपल कवर बंद किया, उसके बाद हम जाते हैं सॉफ्टवेयर में मेथड एडिटर। बेसिकली हम इस पूरे प्रोसेस को चलाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर्विस टेम्परेचर, इट इज़ राइट नाउ -16 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम चलाते हैं इसको -100 डिग्री पे, ठीक है। और मॉडल के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से वो एक जनरलाइजेशन की इसको -100 पे चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है -70 60 पे भी हम चला सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि एनालिसिस हमारी सही होनी चाहिए। तो अभी चूँकि -15 पे ही है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है -100 को करने में, तो हम अभी इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम सैम्पल इन्फॉर्मेशन डालेंगे। सैम्पल इन्फॉर्मेशन में हम सैम्पल ID डालते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी यही नाम पुट किया। इसका वेट डालना है फिर, उसके बाद यहाँ पे जो हमने बैलेंस पे ऑलरेडी चेक किया हुआ है, इसका सैंपल का वेट कितना है। मैंने जैसे बोला आपको 2 to 10 mg हम यूज़ करते हैं, सपोज इसमें डालेंगे हम 4 mg। इनिशियल स्टेट। अब हम इसकी थर्मल एनालिसिस करना चाहते हैं। वही है कि हम टेम्परेचर रेंज कहाँ से लाएंगे, वो ऑलरेडी हमें लिटरेचर से पता चल भी जाता है कि अगर कोई रिसर्च हो गया है इस पर तो हम देखेंगे। या जैसे मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल अभी कि हम कोल्ड स्टोरेज की स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हैं, तो हम डिफरेंट मेथड्स गैस के तौर पे हम डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस चला सकते हैं इस पर। फॉर एग्जांपल हम अभी हमारा एम्बिएंट जो टेम्परेचर रहता है समर्स में से 40 डिग्री, ठीक है, तो हम 10 से यूज़ करके या 0 से ही यूज़ करके 0 डिग्री से लेके 40 तक चलाएंगे ना, या 50 सैम्पल इंफॉर्मेशन डाल दी हमने, इनिशियल स्टेट, इनिशियल टेम्परेचर डाला हमने, फाइनल टेम्परेचर भी डाला हमने। एक बार यहाँ पे व्यू प्रोग्राम करेंगे कि हमें हीट करना है सैंपल को 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक एट द रेट ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। यानी ये 10 डिग्री के बाद इसको ये ग्राफ में जो आएगा वो 10 डिग्री के बाद आता तो कंटिन्यू है, बट जहाँ पे मार्किंग आती है वो 10 डिग्री इन द रेंज ऑफ 10 डिग्री। फिर हम जाएंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट व्यू पे हमें ये जो एक इंटरफेस आता है ग्राफ वाला,
फिर यहाँ पे हम, चूँकि यहाँ पे अभी हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, हम इसको ले जाएंगे 0 डिग्री तक। 0 डिग्री तक ले जाने के लिए हमें यहाँ पे 0 पुट करना है, फिर इसको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये थर्मोमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे जो सैंपल टेम्परेचर है, जो भी इंटरनल टेम्परेचर है अभी वो भी था 40 डिग्री। तो अभी धीरे धीरे करके नीचे आएगा, 0 डिग्री तक आ जाएगा, जहाँ से हम फिर प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे एंड उसको इंक्यूबेटर में रखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 दिन, ठीक है। तब जाके उसमें ग्रोथ डिटेक्ट हो जाती है, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ जी इसमें कोई पैथोजन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, और कम्बरसम प्रोसेस है। पहले मीडिया बनाना, ग्लास पर ये करना, स्टरलाइज करना, लैमिनार पे बैठना, लैमिनार पे काम करना घंटे पर, ठीक है। उसके बाद वेट करना पैथोजन कब आएगा नहीं आएगा। तो ये क्विक मेथड है। ओरिजिनल पोजीशन में सैंपल लाया, कोई सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना है, कोई प्रोसेस, कोई ऑटोक्लेव नहीं करनी, कोई स्टरलाइजेशन नहीं करनी है। सैंपल को डायरेक्टली लाया, इसमें पुट किया, एक थर्मल प्रोफाइल लिया, उसको मैच किया प्योर सैंपल से, हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ प्रेजेंट है कि नहीं। और रिमोट सेंसिंग वो GIS से भी हो जाता है आजकल डिसीज डिटेक्शन। मॉडल है डिफरेंट टेक्निक्स। मैं इसलिए बोला कि आज तो AI का भी ज़माना चलता है, उससे भी डिटेक्शन हो जाती है। सीधे पिक्चर दे दो AI को, फॉर एग्जाम्पल, वहाँ से बोलता है कि क्या प्रॉब्लम। अब फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। नॉट इन कंट्रोल ना, सपोज अगर ये कंट्रोल में आ जाएगा तो दैट मीन्स मैच हो गया आपका टेम्परेचर जो हम रखना चाहते हैं ना, जहाँ से हम प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे हम स्टार्ट स्टॉप का ये आइकन है, इस पर हम स्टार्ट करेंगे और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नॉट इन कंट्रोल, ऐसे स्टार्ट हो गया प्रोसेस अराउंड 5.8 डिग्री सेल्सियस से। अभी थोड़ा सा नीचे और जाना था इसको 5.5 तक, तो क्योंकि अभी कूलर ये थोड़ा सा उतना ठंडा नहीं है अंदर एनवायरमेंट इसका, प्रदेश का, डेट्स में थोड़ा टाइम लगा रहा है। अभी इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, 5 डिग्री से लेके हमने इसको किया 50 तक। अभी चल रही प्रोसेस इज अराउंड एट 8 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। अभी इसके बाद ही जाएगा अप टू 50। तो फूड्स में हम जनरली जो यूज़ करते हैं टेम्परेचर, जनरली हम करते हैं स्टार्चेस के लिए, जो भी हम फूड प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है किसका, हीटिंग का। जैसे कुकिंग हो गई, फ्राइंग हो गया, ठीक है, ड्राइंग हो गई। तो डिफरेंट ऐसे प्रोसेसेस हैं जहाँ पे हीट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टेम्परेचर देते हैं। क्योंकि एम्बिएंट कंडीशंस में लीक होगी, इसका अगर हम देखेंगे कि जो समर में हाईएस्ट टेम्परेचर भी हो जाएगा, उतना हम फॉर एग्जांपल इसमें करेंगे। तो जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा हम तब तक दूसरा फॉर्म है FTIR की, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, डिफरेंट मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो हम जनरल लैब में यूज़ करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी आपको पता होगा यूनिवर्सिटी का एक कंसेप्ट है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबने देखा होगा UV इंस्ट्रूमेंट। हाँ, उसमें क्या होता है कि उसमें हम बेसिकली क्वांटिफिकेशन करते हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब ये है कि आपके पास कोई सैंपल है, नॉट ओनली दिस प्लांट सैंपल, टिश्यू, कोई भी सैंपल, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी सैंपल पे हो सकती है। आपके पास कोई सैंपल है, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उसकी रीडिंग लेनी पड़ती है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेंस ले हम या इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटेंस ले हम। एक एक रीडिंग नोट डाउन करनी पड़ती है, फिर एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। तो उसका मतलब है कि हमें एक कमर्सम प्रोसेस बनता है, एक एक करके सैंपल लाना है, अलग अलग कंसंट्रेशंस बनानी है, उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट करना है, तब जाके हमें पता चलती है कि अननोन सैंपल में कितनी कंसंट्रेशन है उस चीज़ की। जो हमारे पास अननोन होता है, जिसकी हमें पता नहीं होती इसमें कितना ये चीज़ अवेलेबल है, कोई कंपाउंड, कोई पिगमेंट, कोई प्लांट पिगमेंट, कोई कलर है, कलरिंग एजेंट है, कुछ भी है, हमें तब जाके पता चलता है कि इसमें
कितनी क्वान्टिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। बट इसमें एक एडवांटेज आ गई, इसमें एक एडवांसमेंट आ गई, इसमें ये एडवांसमेंट आ गई कि दिस इज क्विक मेथड एंड ये पूरा फिंगरप्रिंट आप देता है किसी भी सैंपल का। सैंपल आया विदाउट एनी प्रिपरेशन, सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल सेल पे लोड किया, इसको स्कैन किया, जो भी सॉफ्टवेयर में मैं दिखाऊंगा, विद इन मिनट्स ये पूरा एक फिंगरप्रिंट देता है आपको किसी भी सैंपल का। इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई एलिमेंट हो, ठीक है, सारा एक फुल एक फिंगरप्रिंट देता है उस सैंपल का कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है या प्रेजेंट है। एंड इनफैक्ट उसमें ये भी दिखाता है कि क्योंकि हम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट इसमें हम क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट पीक्स आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग वेवलेंथ पे वो पीक्स आ जाते हैं। और उन पीक्स की जो डेप्थ है, एक डेप्थ हमें एक रफ आइडिया देता है, एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। उस इंटेंसिटी की FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, क्विक मेथड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, यानी सैंपल को लाया उसी पोजीशन उसी शेप में रहते हैं, उसी पोजीशन में रहते हैं, आप रीयूज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्या होता है कि इसमें एक IR सोर्स होता है, ठीक है। IR जहाँ जैसे मैंने बोला अभी आपको UV विजिबल स्पेक्ट्रम, उसमें UV से लेके विजिबल लाइट तक का हमें वेवलेंथ यूज हो जाता है, ठीक है। तो वो एक कम वेवलेंथ होती है, रेंज उसका कम होता है, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो एक लिमिटेड सोर्स है, बट उस UV को रिप्लेस करता है इसमें इंफ्रारेड सोर्स ऑफ लाइट। इंफ्रारेड का सोर्स ये है कि इसमें एक एडवांटेज ये है कि एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इंफ्रारेड का जो रेंज है वो है 700 नैनोमीटर से लेके 1 mm, 700 नैनोमीटर से लेके 1 mm तक। अगर हम विजिबल का देखेंगे वो है 400 से लेके 700। तो दैट मीन्स अगर हम mm को कन्वर्ट करेंगे किस में, नैनोमीटर में, वो लगभग बनता है 10 लाख, ऐसे बनता है, तो 10 लाख नैनोमीटर, तो 10 लाख से लेके 700 नैनोमीटर तक एक वाइड रेंज बन जाता है किसका, IR का। तो बेसिकली IR सोर्स एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है। बट इफ इस FTIR में चूँकि IR को हम फिर सब ग्रुप्स करते हैं 3 कैटेगरीज में, नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स, मिड IR रेंज एंड फार इंफ्रारेड, ठीक है, अलग अलग रेंज से। जो इसमें एप्लीकेबल है वो यूजुअली होता है मिड IR रेंज, जिसकी वेवलेंथ फॉर एग्जांपल है 4000 से लेके, सॉरी मेन नंबर जो है वो है 4000 से लेके 400 पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि ये वेवलेंथ को कन्वर्ट करता है, जो हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलता है वो इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर हमें मिलता है, ना कि इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो जाती है अंदर, तो वो कन्वर्ट करता है वेवलेंथ को इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर। तो जो मिड IR का रेंज होता है वो होता है 4000 से लेके 400 पर सेंटीमीटर। इसके अंदर IR सोर्स होता है, IR सोर्स डिफरेंट वेवलेंथ्स प्रोड्यूस करता है, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स प्रोड्यूस करता है, वो स्ट्राइक करती है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हम सैंपल लोड करते हैं। ये यहाँ पे प्रिज्म दिया हुआ है, डायमंड का प्रिज्म होता है, ठीक है, यहाँ पे हम सैंपल लोड करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं इसमें, ठीक है। इस प्रिज्म के नीचे इंटरफेरोमीटर लगा होता है, उसको बोलते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। वो होता है इन द फॉर्म ऑफ मिरर्स, इसमें डिफरेंट एन नंबर ऑफ बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं। जो मिरर्स इंटरफेरोमीटर का काम करते हैं वो क्या करते हैं, इन वेवलेंथ्स की जो पाथ होती है उनको ब्लॉक करते हैं, छोड़ते हैं, ब्लॉक करते हैं, छोड़ते हैं, एक एक करके। ये क्विक मेथड है, ऐसे हमें लगता है कि टाइम है, बट इट इज़ वेरी क्विक मेथड। तो क्या करते हैं कि वो एक एक करके डिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ पे, एंड जो सैंपल में हमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ जो वो वाइब्रेशन या वेवलेंथ जो उसके साथ मैच होगी उस मॉलिक्यूल के साथ, उस इंटेंसिटी के, उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी से वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है वो मॉलिक्यूल, एंड वही एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है।
उस मॉलिक्यूल पे जो स्ट्राइक होती है वेवलेंथ वो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की होती है, एंड जो इंटेंसिटी उस फंक्शनल ग्रुप के साथ, उस मॉलिक्यूल के साथ, उस कंपाउंड के साथ मैच होगी, जहाँ पे उसकी वो इंटेंसिटी अचीव होगी या वो एनर्जी अचीव होगी, जहाँ पे वो वाइब्रेट होना शुरू करेगा, एंड वही वाइब्रेशन उसकी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। उसी को हम बोलते हैं इंटरफेरोग्राम। उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरोग्राम। बट जो इंटरफेरोग्राम होता है वो एक वाइड स्पेक्ट्रम होता है, वो डेटा होता है, वो डेटा बैंक होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट वो रीडेबल डेटा नहीं होता है, वो एक ऐसा डेटा होता है जो हमें रीड नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन का भी प्रोसेस है। तो उस चीज़ को रीडेबल बनाने के लिए एक कन्वर्टर लगा हुआ है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो उसका नाम है इसमें। वो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक एल्गोरिदम का यूज़ करता है, मैथमेटिकल एक टूल है वो एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम का यूज़ करता है। वो इस रॉ डेटा को कन्वर्ट करके थ्रू ए मैथमेटिकल फार्मूला रीडेबल डेटा में प्रोड्यूस करता है, जो हमें सॉफ्टवेयर में इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम आ जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ आ जाता है, एंड हम उसको रीड कर पाते हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस इसकी क्या है? फूड साइंस में सेम एप्लीकेशंस है, वही बात है, ठीक है। अडल्ट्रेशन हम चेक करेंगे, फंक्शन ग्रुप्स हम चेक करेंगे, एंड वही सारी जो मैंने ऑलरेडी DSC में बताई एप्लीकेशंस लगभग वही एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल आपको प्योर के साथ एक डिजीज सैंपल का ये करना है, स्पेक्ट्रम अलग होगा उसका, इसका अलग होगा। ये एक एप्लीकेशंस लगभग वही है, एक्सेप्ट जो मैंने उसमें बोला क्रायो प्रिजर्वेशन का, क्योंकि उसमें डायरेक्टली किसका इन्वॉल्व है? टेम्परेचर का। इसमें टेम्परेचर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसमें वो एनालिसिस नहीं है। जैसे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक मानो एक स्कैन, ठीक है, एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें देखता है कि इसमें स्कैन करके इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्कैनिंग मेथड है, एप्लीकेशन ऑलमोस्ट वही वाली है। फॉर एग्जाम्पल हमें डिजीज डिटेक्ट करनी है, हम एक प्योर सैंपल को लाएंगे, प्योर लीफ को लाएंगे, डिजीज के लीफ को लाएंगे, उसका स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राम हम यहाँ पे लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे हम विद अ डिजीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका डिफरेंट होगा, तो हमें पता चल जाता है कि ये डिजीज है, ये डिजीज की है। ऐसे ही जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल डिजीज़ के प्रोग्रेशन से किसी एक टिश्यू में, किसी लीफ में, फ्रूट में फॉर एग्जांपल, तो उससे क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती है, फंक्शनल ग्रुप्स में क्या चेंजेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, C डबल बॉन्ड हो, OH, वाटर ग्रुप्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस केमिकल कंपाउंड्स होते हैं प्लांट में। तो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही है, या इसमें कौन कौन से फंक्शन है, या स्ट्रक्चरल चेंजेस फॉर एग्जांपल कोई आ गई आपके प्लांट में सिट्रस की वजह से, डिजीज प्रोग्रेशन की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से फॉर एग्जांपल, तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ गई, कौन कौन से फंक्शन प्रेजेंट है या चेंज हो गए, तो वो भी हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका ये सॉफ्टवेयर है स्पेक्ट्रम IR। और एक ऐसा मेथड है कि इसमें आप कोई भी फॉर्म ऑफ सैंपल यूज़ कर सकते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस भी होता है, बट उसके लिए एक अलग से यहाँ पे एक एक्सेसरी लगती है, उसको बोलते हैं UATR, ठीक है। इसको रिप्लेस करना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है, उसमें गैसेस तो ये भी एक ऐसी टेक्निक है जो कि क्विक है, जिसमें आपको कोई सैंपल प्रिपरेशन नहीं लगती है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, सैंपल इंटैक्ट रहता है, अपनी पोजीशन में अपनी कंडीशन को यूज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पाउडर सैंपल है, हम लोड करते हैं सैंपल को। एक्चुअल में क्या है ये सैंपल किसका है? वो मुझे खुद भी नहीं पता है, बट किसी का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ये मैंने जिस पे से लाया,
पहले हम इसमें बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड होता है इसमें 0। तो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन जो बनाते हैं वो किसी सॉल्वेंट में बनाना पड़ता है। हम उसको एज सॉलिड यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें किसी सैंपल की क्वांटिफिकेशन या एनालिसिस करनी है वहाँ पे हम उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, उसको डिजोल्व करना पड़ता है किसी सॉल्वेंट में। वो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, मेथनॉल हो सकता है, इथनॉल हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो उसको ज़रूरी बनाना है क्या, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, डायरेक्टली सैंपल को लगाया जिस फॉर्म में भी होगा। तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जिस सॉल्वेंट में हम वो सैंपल प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उस सॉल्वेंट को हमें एज कंट्रोल भी रखना पड़ता है। पहले दोनों स्लॉट्स उसमें लगे होते हैं, दोनों स्लॉट्स में उसी कंट्रोल को रखना है, ज़ीरोइंग करना है, यानी आपकी रीडिंग 0 आ जाए, ठीक है। सो जैसे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें एक को रिप्लेस करते हैं, एक क्यूएट को उसमें सैंपल वाला लगाते हैं जिसमें आपका सैंपल प्रेजेंट है, उसमें उसकी रीडिंग है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 0 सेव हो गई होती है। फिर वो देखता है कि उस वाले में क्या है, उसको वो क्वान्टिफाई करता है, उसकी वो रीडिंग देता है। तो यहाँ पे भी सेम होता है। बैकग्राउंड जो होता है इसमें, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड से ये होता है कि इसकी 0 ही जो यहाँ पे ये फोर्स गॉज है, इसको हमें रखना पड़ता है 60 से ऊपर, ठीक है। 60 से ऊपर क्यों ये स्टैंडर्डाइज किया गया है इस इक्विपमेंट को, इस हिसाब से कि 60 से ऊपर हम इसलिए इतना मानते हैं, या इसलिए मानते हैं कि इसकी जो बाहर की इंटरफेरेंस हो, क्योंकि लाइट का रूल है इसमें, इंफ्रारेड रेज का, वेवलेंथ्स का, कि बाहर की इंटरफेरेंस इसमें कोई ना हो। जो भी विजिबल लाइट है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, उसकी इंटरफेरेंस कोई ना हो, वो बंद हो जाए पूरी तरीके से, बाहर से ट्यूब बन जाए, लाइट ट्यूब बन जाए। इसीलिए हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि जो फोर्स गॉज है यहाँ पे इसका वो 60 से ऊपर रहना चाहिए। इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है, ये इंश्योर हो जाता है कि बाहर की इंटरफेरेंस न्यूट्रलाइज होगी, गिर होगी। जो भी अब आना है, जो भी अब स्पेक्ट्रम बनेगा वो IR सोर्स से ही बनेगा, उन्हीं वेवलेंथ से। तो अभी बैकग्राउंड हो रहा है, ये 100% कंप्लीट हो जाएगा अभी। इसके बाद आपको दूसरा सैंपल हो सकता है, तीसरा सैंपल हो सकता है, उसके लिए अलग अलग बैकग्राउंड करने की जरूरत नहीं है। एक के बाद मशीन को जब ऑन किया, एक बार करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप कंटिन्यूसली लगा सकते हो। कंप्लीट हो गया, इसके बाद देख सकते हैं उससे डिफरेंट ग्राफ आ गया। वो इक्विपमेंट को जस्ट स्टार्ट करने के लिए जीरो करने के लिए वहाँ पे कंसिडर नहीं करता है सब, तो अभी इसका एक डिफरेंट ग्राफ आ गया। तो ये जो ये पीक्स है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला 4000 से लेके 400 तक है, हाँ, जो मिड IR है। तो इतनी सारी वेवलेंथ्स, ये वेवलेंथ्स नहीं है यहाँ पे, वेव नंबर है पर सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज पर सेंटीमीटर। हाँ, एक इतना बड़ा रेंज है 4000 से लेकर 400 तक पर सेंटीमीटर। यहाँ पे आपकी ट्रांसमिटेंस आती है, इंटेंसिटी उसकी। तो अभी जो पीक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, आप एक इसको आप क्या करते हैं, फिर इसको करते हैं हम कंपेयर फिर किसके साथ, डेटा बैंक के साथ, जो हमारे पास लिटरेचर में डेटा पड़ा होता है। हम देखेंगे कि इस वेवलेंथ पे फॉर एग्जांपल हमें ये ग्राफ आ गया 3500 वे नंबर पे ये ग्राफ आ गया। हम लिटरेचर को उठाएंगे, वहाँ पे देखेंगे इस पे IR सोर्स की वजह से इस पे कौन सा फंक्शन ग्रुप आ जाता है इस वे नंबर पे, ठीक है, क्योंकि ये तो उसी से बना होगा ना, उसी वेवलेंथ से बना होगा जिसमें जो उसने स्ट्राइक किया होगा। तो हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें ये फंक्शन कर सकते हैं, या ये कंपाउंड कर सकते हैं, या ये दूसरा ये कलर एजेंट कर सकते हैं, या ये फॉर एग्जांपल प्लांट पिगमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भी या टेम्परेचर का भी हमें, क्योंकि मैंने रेंडमली ये एग्जाम्पल है यहाँ बाहर से मैंने काट के लाया, इसका ना मुझे पता है मुझे क्या है क्या नहीं है, इसमें फॉर एग्जांपल कहाँ पे क्या चेंजेस आनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो रेंडमली मैंने आपको दिखाने।
अब अगर हमें फॉर एग्जांपल इन प्रैक्टिकल सिचुएशन हमें करना होगा तो हम तब जान रहे होते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एप्पल का ही है। अब एप्पल का लीफ है जो डिजीज़ फ्री है, उसका एक पैटर्न अलग आएगा जो डिजीज़ वाला होगा, या स्ट्रक्चरल चेंज जिसमें जो भी कोई चेंज आ गई होगी, चाहे केमिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज हो, कोई और चेंज हो, तो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो भी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें हमने रिसेंटली हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हमें आइसक्रीम बनाई, आइसक्रीम उसने डेवलप की। ठीक है, प्रोसेस की। तो रिसेंटली हमने उसका टेस्ट किया था यहाँ पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आइसक्रीम को टेम्परेचर का एक बड़ा रोल है। ठीक है, आइसक्रीम को ज़रूरी रखना है एक हाई टेम्परेचर में ही रखना चाहिए, उसको फ्रिज में नहीं रख सकते। फ्रिज समझता हमारा आइसक्रीम, फ्रिज का यूजुअली कितना टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसको अगर फ्रिज में रखेंगे वो मेल्ट हो जाएगा, तो ज़रूरी है कि उसको फ्रीजर में ही रखें। अब चूँकि स्टूडेंट ने यहाँ पे हमें एक आइसक्रीम डेवलप की, तो वो देखना चाहते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, फॉर एग्जाम्पल। तो हमने उस सैंपल को लिया, यहाँ पे पुट किया इस मशीन में, हमने -40 से स्टार्ट किया उसको। ठीक है, उसकी प्रोसेस हमने -40 से लेके 100 डिग्री तक उसकी थर्मल एनालिसिस देखी कि ये कैसे बिहेव करेगा ओवर दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर। हालांकि अगर फॉर एग्जांपल कल को शॉप पे आइसक्रीम होती है तो इस टेम्परेचर को पे वो रहती ही नहीं है, वो इससे कम ही रहती है, बट हमने फिर भी देखने की कोशिश की इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट उसको देखना था ये कि मेल्टिंग कहाँ पे होगी, मेरी आइसक्रीम की कंडीशन जो इसकी फिजिकल पोजीशन है या फिजिकल कंडीशन है वो कहाँ पे चेंज हो रही है, इसकी स्टेबिलिटी कहाँ तक रहेगी। तो हमने -40 से स्टार्ट किया, इसका आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी कंडीशन में माइनस वाली कंडीशन, यानी वो सॉलिड कंडीशन में ही थी, फ्रीजिंग कंडीशन। ठीक है, जो ही 0 के नज़दीक आ गई, जो ही 0 के नज़दीक टेम्परेचर आ गया, इट इज़ 0 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे माइनस में -0.1, 0.2, 0.3 जो भी होगा यहाँ पे, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो हम इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं किस टेम्परेचर पे। यहाँ पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, पूरा मेल्ट हो के यहाँ तक 0 से लेके फॉर एग्जांपल यहाँ तक अगर हमें 4 डिग्री का भी देखेंगे, 4-5 डिग्री यहाँ तक आते हैं, इट इज़ 0 to 20, तो बीच में 10 है, 10 के इस साइड से होगा यही कुछ 4-5 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता चलता है यहाँ पे कि 0 से पहले यानी -0.2, -0.3 या -0.5 से ही स्टार्ट होती है इसकी मेल्टिंग, जो कि कंप्लीट होती है 5 डिग्री तक या 4 डिग्री तक, 3 डिग्री तक। दैट मीन्स इस कंडीशन में सूटेबल इसकी स्टोरेज नहीं है, जो स्टोरेज रखनी है इसको -0.2, -0.3 तक ही इसकी स्टोरेज सही रहेगी। तो ऐसे ही आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो सकते हैं किसमें, आइसक्रीम में, जो कि टेम्परेचर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है। तो लाइकवाइज हम अलग अलग जो डेवलप करते हैं फूड प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए हम भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे फिर बाद में लास्ट में इसकी कुछ और कंडीशंस हो गई होंगी, वो स्ट्रक्चर वाइज चेंज हो गई उसमें, क्योंकि यहाँ पे मेल्ट हो गई है आइसक्रीम, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, सॉलिड से लेके लिक्विड फॉर्म में। अब चूँकि 80 से ऊपर हो गया टेम्परेचर, यहाँ पे कुछ और चेंजेस हो गई उसमें। अब जो कि उसमें इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, उसमें तो कई सारे इंग्रेडिएंट्स, उसमें मिल्क है, उसमें शुगर भी है, उसमें कुछ और भी होगा, प्रोटीन भी होगा, उसमें कोई कलरिंग एजेंट भी होगा, तो उनमें क्या डिस्टर्बेंस आ जाती है, उनमें क्या केमिकल चेंजेस आ जाती है, तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आ गए हैं। अगर हमें वो भी देखना होगा तो हम वो भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कोई ऐसा पता चलेगा कि स्टार्च की कुछ क्रिस्टलाइजेशन होती है या स्टार्च का फेज चेंज होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च में हमारा यहाँ पे रोल रहता है कि स्टार्च फूड जो होते हैं या स्टार्च जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फूड से, उनमें डिफरेंट प्रोसेस हो जाती है, जो कि क्या होती है, जो हीटिंग की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल हमारा राइस है, राइस को लेंगे फॉर एग्जांपल, उसमें जब हम कुकिंग करते हैं तो स्टार्च का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसमें। बात क्यों कैसे नरम कैसे रखूर कैसे, ठीक है, उसमें मत रहेगा कुछ, तो स्टार्च का एक रोल होता है उसमें। तो वो चेंजेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्च में डिफरेंट चेंजेस हो सकती है, लाइक एक फॉर एग्जांपल जेलाटिनाइजेशन होती है या क्रिस्टलाइजेशन होती है या फेज चेंज होता है,
उसमें फ्रॉम दिस सॉलिड क्रिस्टलाइन फेज से वो चेंज होके होता है एमॉर्फस स्टेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट चेंजेस अगर उसमें हम उसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं और लास्ट पेज है, उसके लिए अप्लाई करना है, वो भी हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे, जो इंडस्ट्री से सैंपल आ जाएंगे उसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे फूड क्वालिटी के रिलेटेड। तो पहला हमने इसको कैबिन वाइज डिस्ट्रीब्यूट ये किया है अलग अलग। तो पहला रहेगा हमारा सैंपल प्रिपरेशन, क्योंकि एनेबल एक्रेडिटेड जब लैब होगी तो उसमें प्रोटोकॉल को एक स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। तो दैट्स वाई कि हमने अलग अलग कैबिन्स रखे हैं ऐसे। तो यहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन होगी, सॉरी रिसेप्शन होगी, यहाँ पे एक बंदा बैठेगा, वो सैंपल रिसीव करेगा, एक विंडो दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता है बाहर का इसमें तब जाके। तो यहाँ से सैंपल हम रिसीव कर सकते हैं, फिर अंदर से ही दूसरी लैब है। कुछ और टेक्निक्स है, कुछ और ऐसे इक्विपमेंट्स है जिनके लिए हमें सैंपल को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी रेसिड्यू एनालिसिस का बोला, या फंगल टॉक्सिन्स, माइकोटॉक्सिन्स के एनालिसिस, या मेटल एनालिसिस है, ठीक है। तो उनको हमें एक लेंथी प्रोसेस सैंपल प्रोसेस करनी, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो हम इस लैब में कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस रखी हुई है, फॉर एग्जांपल एक यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रखा हुआ है, ओवन है, फर्नेस है, वाटर बाथ है, ठीक है। जो बेसिक हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उसमें वो हमने यहाँ पे रखी है। ये These are all, you can also see these are labeled. Water bath, Centrifuge, belting कोई apparatus. ऐसा ये होता है कि जिसकी वाटर बाथिंग हमें करनी पड़ती है, हम जनरली करते हैं हाई टेम्परेचर में, ठीक है। बट किसी की करनी पड़ती है लो टेम्परेचर में, तो जैसे सर्कुलेटेड वाटर बाथ, ठीक है। इसमें एक ऐसा ये केमिकल यूज़ होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल उसमें यूज़ होता है, जो कि लो टेम्परेचर रखता है और उसमें उसकी वाटर बाथिंग की जाती है। ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एपरेटस, ऐसे ही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज है, ये रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन आपको सैंपल की करनी है, हो सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें कुछ डैमेज हो जाए। उसमें जैसे मैंने अभी बोला, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स होते हैं, डिनेचर हो जाते हैं, वो हो सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो इसमें हम टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पे रख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं, ताकि हमारे जो कंपाउंड्स है वो इंटैक्ट रहे, वो इसी शेप में रहें जैसे कि हम उनको रखना चाहते हैं। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन कर्व हाइड्रेशन, ये हमें मॉइस्चर एस्टिमेशन के लिए लगता है। मॉइस्चर एस्टिमेशन के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। एक जो कॉमन मेथड है, फॉर एग्जांपल वो हम ड्राइंग मेथड करते हैं। ओवन ड्राइंग करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले बेक करेंगे सैंपल को, उसमें देखेंगे क्या, उसके बाद एक ड्राइंग करेंगे 3-4 घंटे के लिए, जब तक कॉन्स्टेंट वेट आ जाएगा हम रिज्यूम करते हैं कि इसमें सारा मॉइस्चर निकल गया, हम वेट को डिफरेंस करते हैं, तब जाके निकाल सकते हैं उसमें मॉइस्चर डिफरेंस। तो उसमें ये ऑटोमेटिक मेथड है, ठीक है, इसमें भी हम मॉइस्चर एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये है क्रायो मिल। क्रायो मिल इज ग्राइंडिंग मिल बेसिकली। क्रायो व्हेन यू से क्रायो, इट इज़ एट लो टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट्स, सेंसिटिव हमारे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो ग्राइंडिंग पे, चूँकि ज़रूरी ऐसा होता है कि हीट का जनरेशन होता है, तो वो डैमेज हो सकते हैं उससे, ठीक है। तो क्रायो ग्राइंडिंग पे कॉन्सेप्ट है, उसमें वो इंटैक्ट रहते हैं, जैसे प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स कुछ हैं जो हीट की वजह से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें इसका यूज़ करके उसमें क्रायो ग्राइंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मिल्क एनालाइजर है, मिल्क एडल्ट्रेशन अगर देखनी होगी डायरेक्टली, ठीक है, हम इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। उसमें डिफरेंट अडल्ट्रेंट्स हैं, हमें फॉर एग्जांपल अभी है एक इशू है मिल्क का, उसमें यूरिया का प्रेजेंस होता है, ठीक है, या डिटर्जेंट्स का होता है, इसमें वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ये डेंसिटी मीटर है, ठीक है। डिफरेंट जो आपकी सॉल्यूशंस होते हैं उनकी अलग अलग डेंसिटी हो सकती है, जो स्लरी फॉर्म में होते हैं, जो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, डेंसिटी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इन दैट सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली इसमें कर सकते हैं। इसके बाद टर्बिस स्कैन है कंसेप्ट, ठीक है, कितना वाटर टर्बिड है, मडी है, ठीक है, उसकी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसी ये ऑटो टाइट्रेशन है। ऑटो टाइट्रेशन जैसे हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं लैब में, ठीक है,
हमें ब्यूरेट भरना पड़ता है, पहले अलग बनाना पड़ता है कंसनट्रेशन 0.1 नॉर्मल या 1 नॉर्मल जो बनानी होती है, बेस बनानी होती है, ठीक है। तो उसमें भी फिर एक ये रहता है कि टाइट्रेशन सही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको माइन्यूटली आप उसमें देखना है 0.1 से भी एक फ़र्क आ सकता है, कुछ पॉइंट से भी रीडिंग में जो हम लेते हैं उससे भी एक फ़र्क आ सकता है उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करने में। तो दिस इज़ ऑटोमेटिक मेथड, इसमें वो एरर ओमिट हो जाता है, वो नलिफाई हो जाता है। या अगर कोई ये एग्जाम्पल होगा जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी सेपरेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं अलग अलग, उनको सेपरेशन के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ये पार्टिकल साइज एनालाइज़र। पार्टिकल साइज सर को भी पता है, जैसे फॉर एग्जांपल शायद इनको लगता होगा, मुझे लगता है कि जो पेस्टिसाइड्स ये होते हैं, ठीक है, तो इनका अहम रोल रहता है कि वो डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे, वो किस साइज़ में है, ताकि उनकी पेनिट्रेशन हो टिश्यूज़ में, प्लांट टिश्यूज़ में, वो नैनो साइज़ में है या माइक्रोन साइज़ में है। तो हम पार्टिकल साइज़ यहाँ पे इस इक्विपमेंट की यूज से हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्विपमेंट है ICP-MS, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है डिटेक्शन ऑफ, मेनली आपको पता है कैडमियम है, लेड है, कुछ ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जो हमारे फूड में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, वाटर स्ट्रीम से आ गए, ठीक है, या किसी अडल्ट्रेशन की वजह से आ गए, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। एंड वो ऐसे कम मेटल्स होते हैं जो इवन कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिनकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे लेड है, कैडमियम है, जो डिजीज़ होती हैं उनसे इता डिजीज़ होती है, ठीक है, या मिनेमेटा डिजीज़ होती है मर्करी से। तो ऐसी जो है डिजीज़ वो क्या होते हैं कि ट्रीटेबल नहीं होती हैं, तो उनको पहले ही डिटेक्ट करने के लिए कोई फूड कंज्यूम करने से पहले ही हम क्वालिटी को चेक कर सकते हैं यहाँ पे फूड आइटम्स को, ताकि हमारा जो फूड है वो सेफ रहे और हमारा हेल्थ सेफ। बिजनेस बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि हमारा सरफेस एरिया कितना होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है विस्कोमीटर, यहाँ पे रोटेशन विस्कोमीटर। रोटेशन विस्कोमीटर क्योंकि हम डिफरेंट फूड आइटम्स डेवलप करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हनी है, जूसेस है, ठीक है, कंसनट्रेट्स हैं, या स्क्वाशेस है, नेक्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें जो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म या स्लरी फॉर्म में, उनकी विस्कोसिटी स्टैंडर्डाइज करने के लिए उनको विस्कोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं चेक, डिग्री ब्रिक्स जो होती है, ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटिक है और एक्यूरेट मेथड है उसको एज कम्पेयर टू दैट है ना, जो हैंड होता है। ये है लोएबॉन टिंटोमीटर। टिंटोमीटर से हम कलर डिटेक्ट करते हैं, मेनली यूज फॉर ऑयल्स वगैरह, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री में जो हमारा एक कलर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, ऑयल का कलर कैसा हो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है, तो इससे ऑयल की एनालिसिस होती है। बोर्ड ट्रांसमिशन रेट एनालाइजर, जो हमारे पास कुछ ऐसे पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं जो हमारे फूड को क्वालिटी वाइज सेफ रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा पैकेजिंग मटेरियल किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ताकि जो हमें इस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर है उसकी शेल्फ लाइफ इंटैक्ट रहे, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और वो उसी कंडीशन में उसी सिचुएशन में रहे। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट, ये बहुत चीज़ों के लिए क्वालिटी, ये जो पैकेजिंग मटेरियल है, या तो हम चाहेंगे कि इसके थ्रू अंदर वाटर वेपर ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, या हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड फूड होगा जो पैकेजिंग में हमने रखा होगा, फॉर एग्जांपल दही है, मिल्क है, कि इसका ऐसा हो कि इसका मॉइस्चर परसेंटेज जो है वो इंटैक्ट रहे, वो अंदर से बाहर ना आए, तो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है पैकेजिंग को, ठीक है, कौन सी हम पैकेजिंग इसमें सूटेबल रखेंगे, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम वाटर वेपर ट्रांसमिशन का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि इसके थ्रू कितना वाटर वेपर ट्रांसमिशन होगा, इसके लिए वो ये वाला इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। ऐसे है ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट। ऑक्सीजन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है फूड क्वालिटी वाइज। फॉर एग्जांपल खासकर जो हमारे लिपिड फूड्स होते हैं, जिनमें फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, जैसे चिप्स है आपके फॉर एग्जांपल, तो वो
अगर उनमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो गया, लिपिड जो होते हैं, लिपिड रिच फूड्स होते हैं, अगर उनमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो गया, उससे ऑक्सीडेशन होती है, रेंसिडिटी होती है, ऑफ फ्लेवर आ जाता है, दैट मीन्स आपका फूड ख़राब हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो उस पैकेजिंग मटेरियल को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे कि ताकि उसका ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट जो है वो उस हिसाब से रहे कि हमारा जो फूड है वो शेल्फ स्टेबल रहे और उसकी क्वालिटी भी ठीक। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इसमें हम मेनली जो करते हैं इसमें एंटीबायोटिक्स का एस्टिमेशन करते हैं, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, या माइकोटॉक्सिन्स, फंगल टॉक्सिन्स, कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल मशरूम है या कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनमें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, फंगल टॉक्सिन्स, वो बिल्कुल लीदल ही हो सकते हैं। तो फूड्स को सेफ बनाने के लिए ये इंश्योर करना कि उनकी क्वालिटी सही है, उनमें कोई ऐसी ग्रोथ नहीं है, कोई फंगल ग्रोथ नहीं है, कोई ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जी फोटोमेट्री टेक्निक है या स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, इसमें हम बेसिकली जो हम अभी मैं आपको बोल रहा था पेस्टिसाइड्स का, या इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, उसका भी एक बड़ा इशू बन गया अभी कि वो किस हद तक सेफ है, उनका कितना यूजेज सेफ है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो आ जाते हैं हमारे फ्रूट्स में या कोई भी क्रॉप हो, ठीक है, जहाँ पे हम वो स्प्रे करते हैं, तो उनमें कितनी कंसंट्रेशन है उसकी उस फूड में, जब हम वो हार्वेस्ट करते हैं और कंजप्शन के लिए वो रेडी रहता है, उसकी क्वांटिफिकेशन करने के लिए, उनकी एनालिसिस करनी, कौन कौन सा प्रेजेंट है, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, फंजिसाइड हो, कोई भी हो, और उनकी परमिसिबल लिमिट एक दी होती है, वो कहीं ये उससे ज़्यादा नहीं हो, चाहे सेफ है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, यहाँ पे उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे है और एक इक्विपमेंट गैस क्रोमेटोग्राफी, ये भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्शन के लिए ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। जैसे मैंने बोला वहाँ पे HPLC में सेपरेशन के लिए, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, उसमें बट सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, इसमें गैसेस का यूज़ हो जाता है, ठीक है। क्लास में ट्रेनिंग्स में एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारे एक वाइस चांसलर हुआ करते थे प्रोफेसर अनवर आलम, वो बोलते थे अगर आपको रियली एग्रीकल्चर को करना है इसको, देन ईट एग्रीकल्चर, टॉक एग्रीकल्चर, वॉक एग्रीकल्चर, प्ले एग्रीकल्चर, मतलब एवरीथिंग एग्रीकल्चर। तो इसी तरह मैं अक्सर बोलता हूँ अगर आपको किसी चीज़ में एक्सेल करना है, अनलेस एंड अनटिल आप अपना दिल उसके साथ नहीं रखोगे, उस चीज़ या उस काम के साथ मोहब्बत नहीं करोगे, फर्स्ट फॉल इन लव विद दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, फिर आप देख लो वो कितनी आसान होती है। अब आपने आज अच्छा खासा टाइम यहाँ गुजारा लैब में, लेकिन आई विल बी पुटिंग एन असाइनमेंट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी आपने इक्विपमेंट यहाँ किए, ग्रुप को मैं इनको बोलूँगा आज शाम को ओपन रखें, एंड आई थिंक व्हाट्स योर नेम? डॉक्टर आसिफ इकबाल। डॉक्टर आसिफ इकबाल विल बी द ग्रुप लीडर, वो ग्रुपिंग करेगा, ठीक है, दो का, तो 2 दिन में दे रहा हूँ, आफ्टर 2 days should come up with all the details of these equipments and what for you can use it, academic purpose, commercial purpose, then setting up of your own enterprise. So इसको देखोगे, क्योंकि आगे आप फिर भी देखोगे ये चीज़ें, उनका यूज़ उधर देखोगे, लेकिन उससे पहले you should come up with the details कि आप इसमें कैसे कैसे कर सकते हो, और इसको थोड़ा खुद, आज AI का भी टाइम है, तो you explore it on internet कि हम और किस किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मतलब आई थिंक देयर विल बी एटलीस्ट 1 सेशन ऑफ मिनिमम 1 hour, जहाँ टोटली हम ये एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है, यू विल कम अप विद दैट। सो थैंक यू सोहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जस्ट हमने बता दिया एंड यू एग्री फॉर दैट। हमने आपके लिए ना प्यार का एक टोकन ऑफ लव फॉर यू फॉर गिविंग अस टाइम, वी आर हाईली थैंकफुल। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, और ये सर्टिफिकेट एक हमारी तरफ। थैंक यू।